हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिसिटी। हम लोग स्टडी कर रहे थे क्लास 11th का चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इस चैप्टर के हमारे 3 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने एलिमेंट्री कैनाल की एनाटॉमी को स्टडी किया था। आज इस लेक्चर में हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के रेस्ट पार्ट को स्टडी करेंगे, दैट इज स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, स्टमक से। स्टमक आपका थिक वॉल्ड मस्कुलर जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर है। माउथ के बाद सारा फूड कंटेंट आपका स्टमक में ही एंटर करता है थ्रू ओसोफेगस। ये स्टमक डायफ्रैगम के नीचे एंड लेफ्ट साइड इन द अपर एब्डोमिनल कैविटी में प्लेस्ड है। अब इस डायग्राम से आप देखिएगा, ये आपका एब्डोमेन रीजन है चेस्ट के बिलो। और चेस्ट कहाँ तक होता है? चेस्ट का पार्ट डायफ्रैगम के नीचे ऊपर तक का पार्ट आपका चेस्ट वाला पार्ट होता है। डायफ्रैगम के नीचे वाला पार्ट आपका एब्डोमेन रीजन होता है। तो एब्डोमेन को अगर हम ये 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये अपर पार्ट होते हैं एब्डोमेन के, और ये लोअर पार्ट होते हैं, और ये वाला आपका लेग वाला रीजन हो गया। जो स्टमक है वो कौन से रीजन में है? अपर एब्डोमेन में लेफ्ट हैंड साइड पे प्लेस्ड है। और ये लेफ्ट हैंड साइड आपको पता ही है कि मैथ्स के अकॉर्डिंग नहीं चलता है। हमारी बॉडी का जो लेफ्ट हैंड साइड होगा हम उसी को ही लेफ्ट हैंड साइड मानेंगे, ना कि LHS इक्वल्स टू RHS जो मैथ्स में स्टूडेंट स्टडी करते हैं। सो हेयर आपका जो मैंने हाईलाइट किया है पार्ट एब्डोमेन का, वहां पे ये प्लेस्ड है स्टमक। स्टमक ऑफ एन एडल्ट में अकोमोडेट 2 to 3 लीटर्स ऑफ फूड। 2 से 3 लीटर फूड आपका स्टमक में आ सकता है अडल्ट में। अब स्टमक को 4 रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है। स्टमक का वो पार्ट जो हार्ट के पास है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? कार्डिया या कार्डियक पार्ट। स्टमक का जो अपर पार्ट है जो ऊपर की तरफ लिफ्टेड है, आपको डायग्राम में शो कर रहा होगा, उस रीजन को हम लोग फंडस बोलते हैं। मिडिल पार्ट जो आपका ज्यादातर पार्ट स्टमक का कवर कर रहा है, इसको हम लोग बॉडी बोलते हैं। एंड द लोअर मोस्ट पार्ट विच कंटिन्यूज विद द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट से कंटिन्यू करता है, इसको हम लोग पाइलरस बोलते हैं। सो here stomach is divided into 4 regions: कार्डिया या कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। अब जब फूड ओसोफेगस से स्टमक में एंटर करता है तो इस जगह, इस ओसोफेगस के लोअर एंड पे, या बोल सकते हो स्टमक के स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे, यहाँ पे एक स्फिंक्टर प्लेस्ड है। स्फिंक्टर मसल प्लेस्ड है। ये स्फिंक्टर मसल जस्ट लाइक अ रबर बैंड है, इस तरह से। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको ना, समोसे की जो चटनी होती है उसके ऊपर जो आपका शॉपकीपर होते हैं एक रबर बैंड लगाते हैं ना, इस तरह से। तो ये सर्कुलर मसल की तरह है। फूड यहाँ से इसको पुश करेगा तभी आपका एंटर कर पाएगा स्टमक में। ये स्फिंक्टर क्यों आपका जरूरी है? सपोज अगर आप लेट रहे हो या एक किसी को करतब दिखाने का मन कर रहा है तो वो उल्टा हो गया, तो ये जो फूड है, फूड कंटेंट दोबारा से री एंटर ना कर जाए ओसोफेगस में, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ फूड मेंटेन रहे। तो यहाँ पे एक आपका एक स्फिंक्टर है, दैट स्फिंक्टर इज नोन एज ओसोफेगल स्फिंक्टर। भाई ओसोफेगस वाले पार्ट पे है या फिर स्टमक वाले पार्ट पे है, तो स्टमक का ये कौन सा पार्ट है? कार्डिया या कार्डियक वाला पार्ट है, तो इसको कार्डियक स्फिंक्टर भी बोलते हैं। इन द सेम मैनर, जब ये फूड कंटेंट या फिर जो आपका ये एलिमेंट्री कैनाल जो स्टमक वाला पार्ट है कंटिन्यू करती है स्मॉल इंटेस्टाइन से, तो यहाँ पे भी आपका एक स्फिंक्टर मसल प्लेस्ड है, सर्कुलर मसल होगी। इस सर्कुलर मसल का नाम क्या है? जो स्फिंक्टर है इसका नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर। कि बैकफ्लो ना करे, जो फूड कंटेंट है डाइजेस्ट हो रहा है वो उल्टा वापस ना आ जाए, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ फूड मेंटेन करे रहे, इसलिए हम यहाँ पे स्फिंक्टर भगवान ने हमें दिए हैं। आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा इसका और डिटेल डायग्राम को स्टडी करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एनाटॉमी को इसलिए स्टडी किया था कि भाई वो एलिमेंट्री कैनाल पूरी है ना, माउथ से लेके पूरा एनस तक का पार्ट एक ट्यूबी लाइक तो स्ट्रक्चर है पूरा। इसको ऐसे बना देते हैं, स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर तो है, बस डिफरेंस क्या है? अलग अलग जगह पे इसकी शेप एंड थिकनेस थोड़ी बहुत वेरी कर रही है। थिकनेस के साथ साथ आपका डायमीटर भी है, लेकिन है तो ये ट्यूबुलर पार्ट पूरा, डायमीटर वेरी कर रही है। तो ये ट्यूबुलर पार्ट में जो लेयर्स हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल में पढ़ी थी, तो वो स्टमक में भी होंगे, बिकॉज स्टमक इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ एलिमेंट्री कैनाल। तो वो 4 लेयर एक बार हम लोग रिकॉल करेंगे। फर्स्ट आउटर मोस्ट आपकी जो आउटर मोस्ट लेयर थी, यहाँ पे व्हाइटिश कलर से दिखाया गया है, इसको हम लोग क्या बोल रहे थे? वी कॉल्ड इट एज अ सिरोसा।
After serosa, muscularis layer is present and in muscularis outer जो लेयर थी वो कैसी थी आपकी, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स थी, और जो लॉन्गिट्यूडनल के बाद वाली मस्कुलर की लेयर थी वहां पे सर्कुलर मसल प्रेजेंट थी, है यहाँ पे। और आफ्टर द मस्कुलरिस देयर इज सबम्यूकोसा, सबम्यूकोसा यहाँ पे हाईलाइटेड है ऑलरेडी, एंड सॉरी सबम्यूकोसा ये वाली पार्ट, एंड म्यूकोसा आपका जो अंदर की तरफ ग्रूव्स बने हुए हैं दिख रहे हैं अंदर को धसे हुए से रीजन, रफ वाली वॉल, ये वाली आपकी म्यूकोसा है। ये चारों लेयर स्टमक में भी प्रेजेंट है। अब जब स्टमक की हम इंटरनल सरफेस को देखेंगे, आप दिख रहा होगा आपको जो स्टमक की इंटरनल सरफेस है, देखो कैसे उभार प्रेजेंट है यहाँ पे, ये उभरे हुए रीजन है, रफ सरफेस है, ये रफ सरफेस या फोल्डेड सरफेस आप बोल सकते हो। इन फोल्ड्स को हम लोग बोलते हैं रगे, RUGAE, रगे। और जो स्फिंक्टर अभी हम लोग ने स्टडी करी थी, यहाँ पे एक स्फिंक्टर होगा सर्कुलर मसल जिसको हम लोग इसोफेगल स्फिंक्टर या फिर कार्डियक स्फिंक्टर, एंड जो पार्ट आपका ड्यूडनम से कंटिन्यू कर रहा है, यहाँ से आपका ड्यूडनम वाला पार्ट स्टार्ट है, ये लिखा भी हुआ है, वहां पे भी एक स्फिंक्टर है इस जगह पे, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब जो स्टमक की ये वाली लेयर है म्यूकोसा, इस म्यूकोसा वाली लेयर पे डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट को सिक्रीट करती हैं। देख लेते हैं यहाँ पे, सी आप म्यूकोसा वाली लेयर को देखिएगा, इतना सा पार्ट जो आपका ये वाला पार्ट दिया गया है, इतने पार्ट को म्यूकोसा वाली लेयर को यहाँ पे एनलार्ज करके दिखाया गया है। ये डायग्राम भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टडी किया था, पढ़ा था, और बोला था कि जब हम लोग पर्टिकुलर ऑर्गन को स्टडी करेंगे तो वहां पे देखेंगे कि कौन कौन सी लेयर्स हैं। तो जो म्यूकोसा वाली लेयर है ये एपिथेलियल वाली, ये सब्सटेंसेस को सिक्रीट करती है, तो अलग अलग सब्सटेंस सिक्रीट हो रहे होंगे तो उसकी सेल्स का नाम भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो दिस म्यूकोसा कंसिस्ट ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, दीज आर ऑक्सेंटिक सेल्स या फिर पेराइटल सेल्स विच सिक्रीट्स HCl। देखिएगा यहाँ पे पेराइटल सेल्स, देखिए ये पेराइटल सेल क्या सिक्रीट कर रही है, आपका HCl सिक्रीट कर रहे हैं, तो स्टमक में HCl सिक्रीट होता है। नेक्स्ट पैप्टिक सेल्स या फिर आप उनको चीफ सेल्स बोल सकते हो या जाइमोजन सेल्स बोल सकते हो, जो पेप्सिनोजन को सिक्रीट करती हैं व्हिच प्लेज अ रोल इन प्रोटीन डाइजेशन। तो लेट्स सी चीफ सेल्स या पेप्टिक सेल्स, यहाँ पे ये, तो ये वाली म्यूकोसा में जो सेल्स हैं अलग तरह से दिखाई गई हैं, ये क्या सिक्रीट कर रही होंगी, पेप्सिनोजन। और स्टमक में भाई HCl है, बहुत ज्यादा एसिडिक है, तो उस स्टमक की वॉल को भी तो प्रोटेक्ट करके रखना होगा, तो वहां पे वो प्रोटेक्शन का काम HCl से कौन प्रोटेक्ट करके रखेगा, म्यूकस। म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स को हम लोग म्यूकस सेल्स या फिर आपका गोबलेट सेल्स बोलते हैं, म्यूकस सिक्रीट करेंगे। आई थिंक यहाँ पे म्यूकस वाले लेयर को नहीं, क्योंकि सारी मोस्टली सेल्स आपके यहाँ पे जो बाकी की रेस्ट सेल्स हैं म्यूकस को सिक्रीट कर रही होंगी, और म्यूकस की क्या क्यों इंपॉर्टेंस है वो भी हम लेटर ऑन स्टडी करेंगे। एंड the last one are argentaphin cells which produce a hormone gastrin। अब देखो यहाँ पे हम डायग्राम बना लेते, अगर हम ये स्टमक का डायग्राम बना रहे हैं इस तरह से, ठीक है, ये स्टमक में इनर मोस्ट हमें लाइनिंग बतानी है, इनर मोस्ट वाली कौन सी थी लाइनिंग, ये पूरी वॉल होगी स्टमक की, ये इस तरह से, इस वाली लेयर को हम लोग क्या बोल रहे थे, म्यूकोसा, और बाकी का इसकी थिक वॉल है, थिक वॉल को भी अभी हम कलर कर देते हैं थोड़ा सा, ये वॉल दिखे वो इस तरह, ये वॉल है पूरी, इनर मोस्ट वाली म्यूकोसा थी। अब म्यूकोसा लेयर में भी डिफरेंट डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट है, वो डिफरेंट सेल्स कौन कौन सी हैं, ऑक्जेंटिक सेल है जो HCl सिक्रीट कर रही है, पेप्टिक सेल्स है जो पेप्सिनोजन सिक्रीट कर रही है, म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स गोबलेट सेल्स हैं, और अर्जेंटेफिल गैस्ट्रिन है। तो हार्मोन का काम क्या होता है, हार्मोन आपके मैसेंजर मॉलिक्यूल की तरह होते हैं, और ये कंट्रोल करते हैं कि भाई कौन सा काम होना है, खुद काम नहीं करेंगे, इंफॉर्मेशन देंगे। तो ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन है वो ऑक्सेंटिक सेल को और म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स को सिग्नल देगा या बताएगा कि अब तुम सिक्रीट करो, या परमानेंट तो आपके स्टमक में HCl सिक्रीट नहीं होगा, परमानेंट तो आपका म्यूकस तो होगा, परमानेंट तो पेप्सिनोजन डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट नहीं होगा, तो उसको बताएगा कौन कि कब सिक्रीट होना है कब नहीं होना है। तो उसमें रोल प्ले कौन सा करता है, ये हार्मोन है जिसका नाम है गैस्ट्रिन, और ये आपका यहाँ पे भी लिखा हुआ है इस डायग्राम में, देखिएगा क्या नाम है, एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स। एंटेरो वर्ड हम लोग स्टमक या इंटेस्टाइन के लिए यूज करते हैं, गट के लिए यूज करते हैं, तो एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स वो सेल्स जो किसी हार्मोन को सिक्रीट कर रही होती है, और हार्मोन के इज अ मैसेंजर मॉलिक्यूल। अब इन सब के फंक्शंस को हम यहीं पे थोड़ा बहुत स्टडी करेंगे।
HCl एसिडिक पीएच प्रोवाइड करता है, और ये एसिडिक पीएच किसके लिए इंपॉर्टेंट है? पेप्सिनोजन को एक्टिव फॉर्म में चेंज करने के लिए पेप्सिन में। और ये पेप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन्स को। प्रोटीन्स के डाइजेशन में रोल प्ले करता है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। म्यूकस भाई विस्कोसिटी चाहिए कि स्मूथली आगे फूड पास हो, साथ ही साथ ये जो स्टमक है, स्टमक बना लेते हैं फिर से, या फिर हम इसी डायग्राम में देखते हैं, देखिएगा डायग्राम में ये जो स्टमक है, इस स्टमक में वही वॉल से सिक्रीट हो रहा होगा आपका HCl, तो नीचे कलेक्ट हो जाएगा इस जगह पे, इस जगह पे कलेक्ट होगा HCl। तो और ये HCl का जो पीएच होता है लगभग लगभग 2.5 पीएच है, तो इतने पीएच में तो आपका स्टमक गल जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पे पूरी वॉल पे क्या लगा हुआ है? म्यूकस। जब म्यूकस होगा तो ये HCl आपका स्टमक की वॉल के कांटेक्ट में नहीं आएगा, और स्टमक की वॉल या आप बोल सकते हो लाइनिंग आपकी डैमेज नहीं होगी। सो आई होप आपको इन सब के फंक्शंस क्लियर हो चुके होंगे। अगेन एक बार रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब हम लोग डाइजेशन की पूरी फिजियोलॉजी को स्टडी करेंगे वहां पे इसका रोल प्ले है। सो ऑक्जेंटिक सेल HCl को सिक्रीट कर रही है। HCl आपका एसिडिक पीएच तो दे रहा है, एक और फंक्शन है जो मैं बताना भूल गई। एसिडिक पीएच के साथ ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने हाई पीएच पे, एसिडिक पीएच नॉट हाई, इतने लो पीएच पे आपका क्या हो जाएंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाएंगे। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाएंगे। और दूसरा एसिडिक पीएच इस पेप्सिनोजन को एक्टिव फॉर्म में चेंज करेगा पेप्सिन में, और ये पेप्सिन प्रोटीन के डाइजेशन में रोल प्ले करेगा। और HCl के एक्शन से स्टमक को कौन बचाएगा? वो बचाएगा आपका म्यूकस। ये म्यूकस आपकी पूरी लाइनिंग में तो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ ही नहीं पाएगा HCl और स्टमक की वॉल। और अर्जेंट एफेंसेस बताएंगे कब HCl को सिक्रीट होना है, कब आपका पेप्सिनोजन को सिक्रीट होना है। नाउ लेट्स रीड द कंटेंट। दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। ये आपका मस्कुलर जे शेप्ड स्ट्रक्चर है, डायफ्रैगम नीचे है, अपर एब्डोमिनल कैविटी में है, एंड 2 से 3 लीटर एडल्ट की स्टमक में खाना आ सकता है। नेक्स्ट अगर हम इसको स्टमक के रीजन्स को देखते हैं तो इसके 4 पार्ट्स हैं, कार्डियक, फंडियक, बॉडी एंड पाइलोरस। और कार्डियक वाले पार्ट में आपका ओसियोफेगल स्फिंक्टर है, पाइलोरिक वाले पार्ट में आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर है। कार्डियक वाला ओपन होता है, ओसोफेगस यहाँ पे ओपन होती है, और पाइलोरिक वाले के बाद आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है। तो ये सारे रीजन्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। नेक्स्ट हमारा जो है वो इनर सरफेस जो म्यूकोसा वाली लेयर होती है, म्यूकोसा वाली लेयर आप इस डायग्राम में देखिएगा, जो सबसे आउटर मोस्ट है ये वाली पूरी म्यूकोसा है, उसके बाद सब म्यूकोसा होती है, देन आपकी मस्कुलरस होती है, एंड देन सिरोसा होती है। 4 लेयर्स को तो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। म्यूकोसा वाले में आपका म्यूकोसा वाली लेयर से जूसेस सिक्रीट होते हैं, और ये चर्निंग में फूड जो मिक्स हो, अच्छे से मिक्स हो जाए ना आपस में सारे जूसेस के साथ, जो गैस्ट्रिक जूस है तो इसमें ही मूवमेंट होता है और ये मिक्स हो जाता है फूड आपका गैस्ट्रिक जूसेस से। म्यूकोसा जो आपकी लेयर है वहां पे 4 तरह की सिक्रीटिंग सेल्स हैं जो आपका डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस को सिक्रीट कर रही थी। ऑक्जेंटिक सेल HCl को, पेप्टिक सेल पेप्सिनोजन को, म्यूकस को सिक्रीट करने वाली गॉबलेट सेल्स थी, एंड हार्मोन को, गैस्ट्रिन हार्मोन को सिक्रीट करने वाली अर्जेंटेफिन सेल्स थी। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है इट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को देख लेते हैं। तो स्टमक का जो भी कंटेंट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन आपके जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका लॉन्गेस्ट पार्ट है। बहुत ही ज्यादा ये कॉइल्ड है, और इसकी जो लेंथ है वो 7.5 मीटर है, और जो डायमीटर है वो 2.5 सेंटीमीटर विड्थ है। सी जो आपका ये डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा एक स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो सेंटर वाला पार्ट है मैंने येलो से हाईलाइट कर दिया है, एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है। तो इसमें जो लेंथ होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की बड़ी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज लार्जर देन large intestine, but still we call it as a small intestine. Why? Because the diameter of a small intestine is smaller than the large intestine. जो diameter होती है ना small intestine की, वो आपकी
smaller होती है than the diameter of large intestine. That's why we called it as a small intestine. And large intestine की diameter आपकी ज्यादा होती है और जो large intestine है वो ज्यादा वॉल्यूम कवर किए हुए. देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन को एक जगह पे कॉइल करके इस तरह से रख दिया गया है, लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसको पूरा ऊपर से ऐसे इस तरह से घुमाया, तो स्पेस ज्यादा किसने कवर करी है? लार्ज इंटेस्टाइन ने. क्लियर है? और अब हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स को स्टडी कर लेते हैं. जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके 3 पार्ट्स हैं. कौन कौन से हैं देखिएगा. स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज द ड्यूडेनम. ये पर्पल कलर से आपको शो किया गया है. आफ्टर द ड्यूडेनम जेजनम विल स्टार्ट. जेजनम वाला पार्ट है आपका जो आपका ये ग्रीनिश है या ग्रेइश कलर है. आई एम वेरी बैड एट कलर्स. सो ये जेजनम वाला पार्ट है. एंड इलियम वाला पार्ट आपको ये पिंकिश वाला पार्ट दिख रहा है, दैट इज द इलियम. आफ्टर दैट द लार्ज इंटेस्टाइन विल स्टार्ट. तो ये 3 पार्ट्स हैं जिसमें से जो अपर 2 पार्ट हैं ड्यूडेनम एंड जेजनम, इसका जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें आपको इसमें भी इस तरह से इंटरनल रिजेस दिखती हैं. ये दिख रही है आपको, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है, एंडोस्कोपी का आपका इमेज है. तो ये ग्रुप्स दिख रहे हैं. ये इनको भी हम लोग क्या बोलते हैं? रगे बोलते हैं. RUGA. रफ सरफेस होती है. बट जब हम इलियम वाले पार्ट को स्टडी करेंगे, दिस इलियम पार्ट, ये इलियम पार्ट में आपके इस तरह से स्ट्रक्चर में देखिएगा. जो म्यूकोसा है, म्यूकोसा वाली लेयर, ये म्यूकोसा है, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस स्टार्ट हो जाते हैं. ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है. ये इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से जो सरफेस एरिया होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो यहाँ पे 8 टाइम्स या 8 फोल्ड्स इंक्रीज कर जाता है. सोचिए अगर आपको इस टनल से, यहाँ पे एक टनल है, ऐसे इससे आपको होके जाना है, सीधे सीधे जाना है तब ज्यादा चलना पड़ेगा, या आपको इस टनल से, ये टनल इस तरह से है तब ज्यादा चलना पड़ेगा. इस टनल में आपको ये गए, फिर ये गए, फिर यहाँ से गए, फिर आगे, तो आपको किसमें ज्यादा सरफेस एरिया ज्यादा हो गया? ए वाले डायग्राम में कि बी वाले में? ऑब्वियस है बी वाले में. और ये सरफेस एरिया क्यों इंक्रीज हो गया, इसका भी रीजन है, देख लेते हैं. सी, जो आपकी इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वाला पार्ट आपका ड्यूडेनम. आफ्टर ड्यूडेनम जेजनम पार्ट विल स्टार्ट. इस तरह से मैंने ड्रॉ कर दिया. और आफ्टर जेजनम इलियम पार्ट विल स्टार्ट. ड्यूडेनम, जेजनम एंड इलियम. जब इलियम को हम लोगों ने स्ट्रेच करके देखा, इस स्ट्रेच में आपको इलियम में क्या दिखे? जो इस तरह से विलाई, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखे इस तरह. इसकी वजह से आपका जो सरफेस एरिया था वो इंटेस्टाइन का बढ़ गया. अब जो फूड आगे पास ऑन हो रहा है, फूड भाई आगे जाएगा, तो फूड भाई यहाँ पे क्या काम होगा? डाइजेस्ट हो रहा होगा. इतनी मुश्किल से खाना जो मिलता है, कैसे एक हम लोग के लिए इकोनॉमिकल, अगर हम यहाँ पे दिमाग लगाएं कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो कैसे आपको फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, भाई अर्न करेंगे तभी तो फूड मिलेगा. तो अगर ये स्ट्रेट होता, इमेजिन करिएगा ये स्ट्रेट होता सीधे सीधे, तो शायद आपको खाना डाइजेस्ट ही नहीं होता, आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब ही नहीं होते, इसकी वॉल से ही एब्जॉर्ब होंगे न्यूट्रिएंट्स, एब्जॉर्ब ही ना होते और ये एनएस के थ्रू आगे चला जाता बिल्कुल एकदम से जल्दी से. तो हमें जो खाना मिला है उसके ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाए हमारे ब्लड में, तो धीरे धीरे पास होना चाहिए ना खाना आगे, और या फिर ज्यादा कैप्चर होना चाहिए, ज्यादा एब्जॉर्प्शन होना चाहिए न्यूट्रिएंट्स का. तो फॉर मोर एब्जॉर्प्शन वी रिक्वायर मोर सरफेस एरिया. एंड अगर ज्यादा एब्जॉर्प्शन लेस टाइम में करना है तब भी हमें ज्यादा आपका क्या चाहिए? सरफेस एरिया. तो ये सरफेस एरिया कैसे बढ़ जाता है? और बॉडी की साइज तो फिक्स है, तो यहाँ पे इसके अंदर इंटेस्टाइन, इलियम के अंदर इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है. आप इस डायग्राम में देखिएगा फिर से अगेन, देखिए कितने सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है. इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को ही हम विलाई बोलते हैं. अब जब आप इतना सा एक विलाई, यहाँ पे देखिएगा एक विलाई मैंने जो हाईलाइट किया है, एक विलाई को आप एनलार्ज करके देखते हो तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखता है. ये आपकी म्यूकोसा वाली सेल्स की लेयर्स है. अब एक म्यूकोसा वाली सेल को भी उठा के देख लिया हमने. एपिथेलियल सेल होती है म्यूकोसा की सबसे बाहर वाली, हम लोगों ने ये लास्ट क्लास में स्टडी किया था. एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करा दे रही हूँ उसी डायग्राम से. Here is the diagram. Mucosa consists of the surface epithelium, lamina propria. तो जो सरफेस एपिथेलियम वाली ये वाली सेल्स है, ये इनको हमने स्टडी किया. इनको जब हम लोगों ने स्टडी किया तो इसके ऊपर भी हमें छोटे छोटे माइक्रोविलाई दिखी. देखिए माइक्रोविलाई. तो हमने इनका, क्योंकि विलाई के ऊपर भी विलाई, तो हमने इनको नाम दे दिया माइक्रोविलाई, और साइज में भी स्मॉलर है. तो ये वाला जो रीजन है ये कहाँ पे होता है? आपका
इलियम वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है, और जो रफ सरफेस वाला पार्ट है लाइक दिस, ये वाला पार्ट आपका ड्यूडनम एंड जेजनम वाले पार्ट में होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे देखिएगा, जो ड्यूडनम वाला पार्ट है आपका इस इंटेस्टाइन का, सी ये आपका ड्यूडनम है, इंटेस्टाइन लिखा हुआ है, ये सी शेप्ड का पार्ट, दिस इज द पार्ट ऑफ ये दिस पार्ट इज द ड्यूडनम। नीचे आपका इसका जेजनम वाला पार्ट है, ऊपर स्टमक वाला पार्ट है। इस ड्यूडनम में बहुत सारे जूसेस सिक्रीट हो रहे हैं, बहुत सारे इन द सेंस आपका एक गॉल ब्लैडर से आ रहा है और एक पेनक्रियास से आ रहा है, खुद उसकी वॉल तो सिक्रीट कर ही रही है। 3 हो गए, 1 2 3। लिवर, ये जो आपका लिवर है ये आपका बाइल जूस को सिंथेसाइज करता है, बाइल को सिंथेसाइज करता है। बाइल बन रहा है तो स्टोरेज ऑर्गन की तरह काम कौन करता है, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर बाइल को स्टोर करता है, और जब फूड आता है तो ये गॉल ब्लैडर, ये दिख रहा है ग्रीनिश पार्ट, ये गॉल ब्लैडर ओपन हो जाता है सिस्टिक डक्ट से, और सारा कंटेंट आपका इस कॉमन बाइल डक्ट से होते हुए ड्यूडनम में पोर हो जाता है, ड्यूडनम में आ गया। सेम मैनर में आपका पेनक्रियास, पेनक्रियास में ये पेनक्रियाटिक डक्ट से पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट, वो भी कहाँ पे आता है, आपका ड्यूडनम में ही आता है। तो ये जो ड्यूडनम वाला पार्ट है इंटेस्टाइन का, यहाँ पे पेनक्रियास का भी सिक्रीशन आता है, और गॉल ब्लैडर जिसका जो बाइल है वो सिंथेसाइज कौन करता है, लिवर, वो सिक्रीशन भी आपका ड्यूडनम में ही आता है। और साथ ही साथ जो इसकी वॉल है, जो आपके ड्यूडनम की वॉल है इस तरह से, ये खुद भी सिक्रीट करती है सब्सटेंस को, इंटेस्टाइनल जूस को, वो भी आता है आपका, भाई खुद ही कर रही है तो वो सारा कंटेंट एम्प्टी कहाँ पे होगा, ड्यूडनम में। अब हम लोग रीड कर लेते हैं कंटेंट को। So here, the stomach is followed by the small intestine, which is the longest part. Stomach के बाद आपका small intestine आती है, highly coiled होती है, 7.5 मीटर लेंथ होती है, 2.5 सेंटीमीटर वेथ होती है। इसके 3 पार्ट्स हैं, ड्यूडनम, जेजुनम एंड इलियम। डायग्राम में देखिएगा, ड्यूडनम, जेजुनम एंड इलियम डिफरेंट कलर से मैंने शो किए हुए हैं। नेक्स्ट, जो आपका ड्यूडनम है ये फर्स्ट शॉर्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, स्टमक के जस्ट बाद वाला जो पार्ट है ड्यूडनम है, इसकी जो लेंथ है 25 टू 30 सेंटीमीटर है। यहाँ पे आपका बाइल, कॉमन बाइल डक्ट ओपन हो रही है और पेनक्रियाटिक डक्ट ओपन हो रही है। कॉमन बाइल डक्ट को से आपका बाइल, और जो पेनक्रियाटिक डक्ट है वहां से पेनक्रियाटिक जूस आपका एंटर करता है इस ड्यूडनम वाले पार्ट में। डक्ट आपको दिख रही होंगी पेनक्रियास से और गॉल ब्लैडर, या आप बोल सकते हो आपका लिवर से, इनका सारा कंटेंट आपका ड्यूडनम में आता है। उसके बाद जेजुनम जो नेक्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और ये ड्यूडनम से लेंथ में ज्यादा है, और जो इसकी लेंथ है वो 2 मीटर है। ड्यूडनम एंड जेजुनम में इरेगुलर स्पोर्स होते हैं उनकी इनर सरफेस पर, और ये इरेगुलर स्पोर्स हमने आपको इमेज में शो करे हुए हैं। नेक्स्ट, द इलियम आपका जो लॉन्गेस्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन तो लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सबसे ज्यादा लेंथ में लॉन्गेस्ट पार्ट है वो है इलियम, जो कि 5 मीटर का होता है, बहुत ही ज्यादा कॉइल्ड है। और जो इसकी इनर लाइनिंग है वहां पे विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, जो अभी मैंने आपको डायग्राम में शो किए थे इस तरह से। ये आपको कितने ढेर सारे विलाई दिख रहे हैं, एंड विलाई से आपका एब्सॉर्ब जो भाई न्यूट्रिएंट डाइजेस्ट हुए हैं, और खाना बिल्कुल एनएस में तुरंत जल्दी से ना चला जाए, सीधा सीधा रास्ता होगा, तुरंत आपका जो फूड है वो एनएस तक चला जाएगा ना, तो अब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो धीरे धीरे खाना आगे पास ऑन हो, तो और एब्सॉर्प्शन वाला सरफेस ज्यादा हो, कि ज्यादा जैसे आपके हो, मैंने एक गोल्ड माइन में छोड़ दिया और बोला कि आपके हाथ में जितना भी गोल्ड आ जाए वो बाहर लेके आ जाओ, तो आप चाहोगे ना आपके बहुत ढेर सारे हाथ हो जाए। इन द सेम मैनर जो फूड है उससे न्यूट्रिएंट भाई एक भी वेस्ट ना जाए, फीकल मैटर में ना जाए, तो सरफेस एरिया बढ़ जाए, तो ज्यादा कांटेक्ट वाला एरिया हो जाएगा, तो न्यूट्रिएंट भी बहुत ज्यादा आपका एब्सॉर्ब हो जाएंगे अच्छे से, और जो वेस्ट होगा वही आपका एनएस के थ्रू बाहर पास ऑन होगा। और ये जो एब्सॉर्प्टिव सरफेस वाला है विलाई के थ्रू, इसका जो सरफेस एरिया 8 टाइम्स बढ़ जाता है। अगर डायरेक्टली स्मूथ इस तरह से होता और विलाई ना होते तो आपका जो फूड है वो सही से एब्सॉर्ब ना होता, प्रॉपरली एब्सॉर्ब ना होता, लेकिन जो ये विलाई आ गए इसकी वजह से 8 टाइम्स इसका सरफेस एरिया बढ़ गया है। अब नेक्स्ट, जो हर एक विलस, विलाई इज द प्लूरल फॉर्म एंड विलस इज द सिंगुलर फॉर्म, इसकी जो एपिथेलियम है इसमें आर्टरी, वेन, कैपिलरी, लिम्फेटिक वेसल, जिसको हम लोग लेसिटल वेसल भी बोलते हैं, ये प्रेजेंट होती है। ये विलाई का डायग्राम है, एक विलाई का पूरा, यहाँ से इस तरह से ये पूरा एक विलाई का है। इस विलाई के ऊपर भी माइक्रो विलाई प्रेजेंट है। जब आप इसके स्ट्रक्चर को देखोगे आपको पता है कि जो लेयर्स है आपकी एलिमेंट्री कैनाल की, कितनी लेयर्स हैं, 4 है। सबसे नीचे वाली आपकी बाहर वाली हमने देखा सिरोसा है,
मैं दूसरे कलर से बहुत सा हाईलाइट कर देती हूँ। अगर हम इसको स्ट्रेट कट करते हैं, ये आपका इस तरह से है। आप सोचो कि आपने सीजर की हेल्प से पूरा यहाँ से एक कट लगा दिया, तो इस तरह से ये ओपन हो जाएगी पूरी। ठीक, नीचे जो लोअर मोस्ट है वो कौन सी वॉल आपने देख ली, देखिएगा यहाँ पे साइड में जो लोअर मोस्ट है, इट इज सिरोसा। आफ्टर सिरोसा मस्कुलरिस, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल दोनों होंगी, फिर सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा, ये इस तरह से। तो जो ये म्यूकोसा सब म्यूकोसा है, उसी में ही तो आपकी सप्लाई होती है ब्लड वेसल्स की। ये भी स्टडी किया था, ब्लड वेसल्स की सप्लाई कहाँ पे होती है, ये आपकी सब म्यूकोसा वाली लाइनिंग में। यहाँ पे देखिए ब्लड वेसल्स सब यहीं पे तो है। तो ये जो एंटर करती है म्यूकोसा में भी एंटर कर जाएंगे इस रीजन पे, और वो विलाई के अंदर होंगी। एक एक करके हम स्टडी करेंगे। आर्टरीज की स्मॉलेस्ट ब्रांच आर्टीरियोल, ये गई हुई है। फिर उसके बाद यहाँ पे कैपिलरी बनी, जिससे कि एक्सचेंज होता है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होंगे। ये सरफेस यहाँ पे आपका डाइजेस्टिव फूड प्रेजेंट है, सपोज को दूसरे कलर से हाईलाइट कर देते हैं। सपोज यहाँ पे आपका पूरा फूड डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट है, तो इसको एब्जॉर्ब भी होना है। एब्जॉर्प्शन के लिए भाई डायरेक्ट सेल्स से ब्लड होगा, ब्लड से ही तो ट्रांसपोर्ट होता है पूरी बॉडी में। तो ये जो न्यूट्रिएंट है वो कैपिलरी में गए, कैपिलरी के बाद आपका ये वेन्स में जो ब्लड जा रहा था वहां पे चले गए। और जो फैट वाले मॉलिक्यूल्स हैं, इनको एब्जॉर्ब करने के लिए एक लिम्फेटिक वेसल्स है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेसिटर। Lymph is also a part of our blood, but that part in which RBCs are not present. It contains the WBCs and the plasma part of the blood. तो लेसिटल में आपका जो ये लेसिटल प्रेजेंट है, लिम्फ प्रेजेंट होगा, वो किस में रोल प्ले करेगा, फैट के एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करेगा। इस तरह से आपका विलाई में हर एक या वेलस बोल सकते हो, सब में लेसिटल, ब्लड कैपिलरीज, आर्टीरियोज एंड वेन्यूज प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ब्लड में ही एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का। नेक्स्ट, बिटवीन द बेस ऑफ द विलाई स्मॉल पोर्स आर प्रेजेंट थ्रू विच द इंटेस्टाइनल जूस, सकस एंड टेरिकस इज poured into the ileum। अगर हम फिर से यहाँ पे इसका डायग्राम बना लेते हैं इलियम का, इस तरह से नॉर्मल सा डायग्राम बनाते हैं, ज्यादा हम इसको 3D में नहीं बनाएंगे। इसकी वॉल वाला पार्ट है, अंदर आपके फोर्स प्रेजेंट है, विलाई प्रेजेंट है इस तरह से, यहाँ पे भी इस तरह से विलाई प्रेजेंट है। तो ये जो विलाई के बीच में जो टाइनी स्पेसेस हैं, इसमें इस जगह पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि कुछ जूस को सिक्रीट करेंगे, और ये इंटेस्टाइन की वॉल सिक्रीट कर रही है, इसलिए इस जूस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंटेस्टाइनल जूस। और इसका दूसरा नाम क्या है, सक्कस इंटेरिकस। ये भी आपका इलियम में यहाँ पे आ जाता है, और ये पोर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, दो विलाई के बीच में। दिस इज ऑल अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, इट इज लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को यहाँ पे डायग्राम से देखते हैं। It is the last part of the alimentary canal. It consists of the three part, cecum, column and rectum. जब इस जगह से आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इलियम, यहाँ पे ओपन हो रही है, यहाँ पे ओपन होगी, ये कंटिन्यूएशन में आपका लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, और पूरे में यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन रखी हुई है। ठीक है, इसी तरह से तो है। सो जो फर्स्ट पार्ट है, इट इज द लार्ज इंटेस्टाइन का, इट इज केकम। केकम आपका ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर देखिएगा, नीचे से ये बंद है पूरी तरह से, और इसमें इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को अपेंडिक्स बोलते हैं। और ये ह्यूमंस में इसका कोई भी काम नहीं है, ये एनिमल्स में, वो भी हर्बीवोर्स में काम आती है, क्योंकि इस वाले रीजन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेलुलोज के डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं, क्योंकि भाई वो सेलुलोज घास फूस खा रहा हो, घास फूस में तो सेलुलोज होता है, और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम अभी बैक्टीरिया के अलावा किसी भी ऑर्गेनिज्म में नहीं है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम, तो वहां पे अपेंडिक्स का रोल प्ले है। लेकिन हम लोग तो घास फूस एज सच रॉ तो खाते नहीं है, तो हमारे में ये एज अ वेस्टिजियल पार्ट प्रेजेंट है। आफ्टर केकम, ये जो पूरा पार्ट है, ये कॉलन, ये वाला कॉलन एंड ये पूरा कॉलन वाला पार्ट है। तो फूड आपका अपर डायरेक्शन में जाएगा, स्टार्टिंग में ऊपर गया तो असेंडिंग कॉलन, फिर इस तरह से गया तो ट्रांसवर्स कॉलन, और फिर फूड जो मतलब फूड क्या जो आप बोलोगे फीकल मैटर, जो बचा कुचा वाला पार्ट है, बिल्कुल वेस्ट पार्ट, वो डिसेंडिंग कॉलन में आएगा। और ये कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, रेक्टम में, और फिर जब भी नीड होगी, फिर फुल हो गया, फ्रेश होने जाना है, तो एनएस के थ्रू बाहर आ जाएगा। सो ये आपके पार्ट्स हैं एलिमेंट्री कैनाल के, केकम, फर्स्ट, कॉलन, कॉलन के भी 3 पार्ट, ascending, transverse and descending, and the last part is the rectum.
So here let's read the content. It is the largest part, last part, not largest is small intestine है. ये last part है एलिमेंट्री कैनाल का. इसके 3 parts हैं, केकम, कॉलन, रेक्टम. ऑलरेडी हमने यहाँ पे आपको शो कर रखे हैं केकम, ये पूरा कॉलन और लास्ट पार्ट इज द रेक्टम. केकम आपका ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है. ब्लाइंड सैक क्यों बोला? क्योंकि ये नीचे से बंद है. इसी तरह तो स्ट्रक्चर था इसका. सेकेंड हो गया इस तरह इसलिए. और यहाँ से आपका इलियम वाला पार्ट ओपन था, तो ये ब्लाइंड सैक की तरह ऊपर स्टार्ट हो रहा है. और नेक्स्ट इसमें जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसमें, जिसको वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं, ये आपकी प्रेजेंट होती है और हमारी बॉडी में ये फंक्शनलेस है. और जब इसमें स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस, हीट, इन्फेक्शन हो जाता है. जब इसमें इन्फेक्शन होता है इस अपेंडिक्स में, तो ये स्वेल कर जाएगा, रेड हो जाएगा, पेन होगा इस ऑर्गन में. इस चीज को हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं. तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स इज नोन एज अपेंडाइटिस. अपेंडिसाइटिस में क्या होता है, आपका जो अपेंडिक्स है वो स्वेल कर जाएगी, इन्फ्लेम हो जाएगी बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन. नेक्स्ट, द कॉलन अराइजेस फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द केकम. केकम के बाद कॉलन ही है, ब्रॉडर होता है इलियम से, इसलिए ही तो हम इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोल रहे थे. ये 1.2 to 1.5 मीटर लेंथ का होता है और 8 सेंटीमीटर की विड्थ होती है. और एब्डोमेन वाले रीजन में ये पास होता है, पासेस अप द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड. दिस पार्ट इज कॉल्ड द असेंडिंग कॉलन. उसके बाद जो स्ट्रेट वाला पार्ट है, जो स्टमक के जस्ट नीचे वाला पार्ट है, वो ट्रांसवर्स है. और जो डाउन वाला पार्ट है वो डिसेंडिंग पार्ट है आपका कॉलन का. रेक्टम आपका मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है और एनएस में ओपन होता है. एनल, यहाँ पे भी एनल स्फिंक्टर होगा. ऐसा तो नहीं है कि फूड लगातार पास हो रहा है तो कभी भी गंदगी कहीं पे भी हो जाएगी, नहीं ना. तो यहाँ पे भी स्फिंक्टर की नीड है. जब आप वॉशरूम जाओ तभी आपका ये फीकल मैटर पास ऑन हो, तो ये भी स्फिंक्टर होगा, एनल स्फिंक्टर. And the anus is usually remain closed by sphincter except at the time when the passes of the feces मतलब जो undigested food बचा है वो जब पास ऑन करना होगा तभी ये ओपन होगा. लार्ज इंटेस्टाइन कोई भी एंजाइम को सिक्रीट नहीं करती. इसका काम होता है कि वो पानी बचा है बॉडी से बाहर ना जाए तो उसको एब्जॉर्ब कर ले फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड एंड एक्सपेल आउट. क्या होगा, इसी लार्ज इंटेस्टाइन से जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है, जिसको हम लोग फीकल मैटर बोलते हैं, वो बाहर चला जाता है. और एक्सपेलिंग ऑफ द फीसेस इस फीकल मैटर या फीसेस, इसको हम लोग डिफिकेशन बोलते हैं, जो बाहर आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड पास ऑन होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो रेस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ग्लैंड है उनको स्टडी करेंगे.